तो लास्ट क्लास में हमने गामा डी के स्टार्ट किया था। अब इसमें हमें स्टेप्स एंड रूल्स करने हैं। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार बताएं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो आपका गामा डी के होता है वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक रेडिएशन से मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी न्यूक्लियाई का, उसको हम उसका पोटेंशियल हम किसी भी डिस्टेंस आर पे इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, जहाँ पे एल की वैल्यू को हमने लिखा एल इक्वल टू 0 के लिए पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, फिर एल इक्वल टू 1 के लिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, क्वाड्रपोल एटसेट्रा। सिमिलरली अगर हम वेक्टर पोटेंशियल को एक्सपेंड करें तो हमें जो डिफरेंट मल्टीपोल्स मिलेंगे वो मैग्नेटिक वाले मिल जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमने पिछले क्लास में किया था ये वाली स्लाइड में। तो ठीक है, तो इन नेक्स्ट स्लाइड अब हम ये लिख रहे हैं कि सिमिलरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन creates magnetic multipole moments by expansion of vector potential। इसमें जिनकी भी वीडियो ऑन है, ये श्रीधर है या जो भी कोई और है, तो वो लोग प्लीज अपनी वीडियो बंद कर दें, तो वो पॉपअप होती है तो शायद और लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने उससे करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और करंट से हम वेक्टर पोटेंशियल को एक्सपेंड करें तो वहां से हमें डिफरेंट मैग्नेटिक मल्टीपोल मोमेंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं इफ मोमेंट्स ऑसिलेट or vary with time, then they create radiation. This radiation can be electric or magnetic. तो अब हम क्या करें कि एक रिएक्शन लिखते हैं, लेट से एक्स। तो हमारा कोई न्यूक्लियाई अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और साथ में एक फोटोन एमिट होगा। मान लो हमारी इनिशियल स्टेट ये है जिसका जे हो गया जे आई, तो आई फॉर इनिशियल। और मान लो हमारा फाइनल स्टेट ये है जिसके लिए एफ हमारा, हमने एफ लिया फाइनल के लिए। स्पिन ऑफ फोटोन हमारा 1 है। एल ऑफ द प्रोडक्ट या एल ऑफ द फोटोन जो कि रिलेटिव मोशन की वजह से, रिलेटिव मूवमेंट की वजह से आ रहा है एक्स और फोटोन के बीच में, उसको हमने एल पी या एल गामा लिखा, क्योंकि एक्स इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट, क्योंकि वो हैवी है तो उसमें मूवमेंट, उसका काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी कम होगी, तो जो भी रिलेटिव मोशन होगा वो फोटोन की वजह से होगा, तो उसको हमने एल लिख लिया, एल ऑफ फोटोन या एल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर हम यहाँ से एंगुलर मोमेंटम लिखें तो उसकी, तो यहाँ पे चीज हम लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, फोटोन का एस है 1 और फोटोन का एल है एल फोटोन, तो इनको हमने, इनका रिजल्टेंट हमने एल लिख लिया, इनका रिजल्टेंट हमने लिख लिया एल। तो एल इज द रिजल्टेंट ऑफ एस फोटोन, स्पिन ऑफ फोटोन एंड एल ऑफ फोटोन। तो ये हमारा जो एल आएगा वो इंटीजर आएगा, एल विल बी इंटीजर। तो जो हमने अभी तक लिखा है, तो ये जो एल है इसी से हम पता करेंगे। अगर हमारा एल 0 है तो उसको हम कहेंगे फॉर करस्पॉन्डिंग टू मोनोपोल, अगर हमारा एल 1 है तो उसको हम करस्पॉन्डिंग टू डाइपोल। कहने का मतलब ये है कि जो एल, हम भले ही एल नोटेशन यूज कर रहे हो, पर एल एक तरह से टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फोटोन है, व्हिच इज वेक्टर एडिशन ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एल इक्वल टू 1 के लिए क्वाड्रुपोल, एल इक्वल टू 2 के लिए ऑक्टुपोल, 1 के लिए डाइपोल, 2 के लिए क्वाड्रुपोल, 3 के लिए ऑक्टुपोल एटसेट्रा। तो अब यहां से अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जे आई विल बी इक्वल टू जे एफ प्लस एल। तो यहां से जो आपकी एल की वैल्यू आएगी वो आएगी वेक्टर एडिशन ऑफ जे आई एंड जे एफ। तो इस
एल की वैल्यू को आपको पहले निकालना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि एल की कौन कौन सी वैल्यूज हैं और उससे करस्पॉन्डिंग आपको मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, ऑक्टोपोल एक्सेट्रा कौन सा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो अभी तक हमने बात करी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, जहां पे हमने एल की वैल्यू निकाली वेक्टर एडिशन ऑफ स्पिन्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो अगर आपने लिख लिया हो तो आगे चलें। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फॉर इलेक्ट्रिक के लिए और मैग्नेटिक के लिए कंजर्वेशन लॉज थोड़े डिफरेंट होते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक पैरिटी इज -1⁻L। फॉर मैग्नेटिक for electric parity is -1⁻L. For magnetic -1⁻L plus 1. For transition to take place, the integer psi f star h psi I d tau should not be equal to 0. तो जो इंटीग्रल ये मैंने शायद पहले ही बताया था आपको जब हमने सेल मॉडल किया था, जहाँ पे हमने बात की थी। तो सेल मॉडल में हमने कहा था कि जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक को मिलता है और जो डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक को मिलता है। तो वहां पे भी ये जो इंटीग्रल है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि फॉर ट्रांजिशन फॉर गामा डीके टू टेक प्लेस दिस नॉन जीरो, जहाँ पे जो साई है वो फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन है, यानी कि आपका ग्राउंड स्टेट का, और इनिशियल आपका एक्साइटेड स्टेट है। तो और एच हमारा इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन है, एच इज इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पैरिटी एच क्या होगी। पैरिटी ऑफ एच इज इक्वल टू -1⁻L फॉर इलेक्ट्रिक एंड पैरिटी ऑफ एच इज -1⁻L plus 1 फॉर मैग्नेटिक। और एक चीज और है, यहाँ पे जो एच है ये मल्टीप्लिकेटिव इसकी प्रॉपर्टी है, यानी किसी को ऑपरेट नहीं करेगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि साई एफ स्टार एच और साई आई तीनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो साई एफ और साई आई की बात करें तो इनकी जो पैरिटीज है, साई एफ और साई आई की पैरिटीज हमेशा इवन होंगी, इनकी प्रोडक्ट। यानी हम ये कह रहे हैं कि पैरिटी ऑफ साई स्टार एफ इंटू साई आई विल बी बल्कि ऐसा ना करके हम इसे समझें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा वेव फंक्शन नॉन जीरो आ जाए उसके लिए क्या होना चाहिए। उसके लिए हम कहेंगे इफ दिस इंटीग्रल इज टू बी नॉन जीरो देन साई स्टार एच साई आई शुड बी इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन होना चाहिए। अब साई एफ और साई आई की जो पैरिटी होगी वो डिपेंड करेगी आपकी पैरिटी एक्साइटेड स्टेट की और ग्राउंड स्टेट उस पर डिपेंड करेगी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिक के लिए क्या लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट, पहले आप ये लिख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक के लिए अगर एल को इवन ले ले, इलेक्ट्रिक के लिए अगर एल को इवन ले ले तो एच का जो पैरिटी होगी वो हो जाएगी इवन -1। तो फिर टोटल को इवन करने के लिए, टोटल का मतलब साई एफ स्टार एच साई आई, इसको इवन करने के लिए चेंज इन पैरिटी होगी फाइनल और इनिशियल स्टेट में, वो हो जाएगी नो। यानी कि दोनों या तो ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे, क्योंकि -1⁻L ऑलरेडी इवन हो चुका है। किसके लिए? फॉर L इक्वल टू इवन। तो अभी इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलना है, ठीक है।
तो अब ये है कि फॉर इलेक्ट्रिक करना क्या है, साइज एफ स्टार एच साई आई इज नॉन जीरो, जिसके लिए दिस वुड बी इवन फंक्शन, ये होना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक में इफ एल इज इक्वल टू ऑड, अगर मान लो, या पहले इवन की बात कर लो, मैंने पहले इवन कहा था, तो मान लो एल इज इक्वल टू इवन, तो अगर एल इवन है तो इसका मतलब पैरिटी ऑफ एच क्या हो जाएगी, पैरिटी ऑफ एच इज इक्वल टू -1 इज टू पावर एल, क्योंकि इलेक्ट्रिक के लिए -1 टू पावर एल होती है आपकी इवन फंक्शन हो गया। पैरिटी इवन का मतलब यहाँ फंक्शन भी इवन होगा के लिए। चेंज इन पैरिटी कितनी जाएगी बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, वो जाएगी, आप इसे कह सकते हो, और चेंज इन पैरिटी, चेंज इन यानी कि यहाँ पे डेल पाई या डेल पी आएगा आपका नो। क्यों? क्योंकि अगर ये इवन है, अगर एच की पैरिटी इवन है तो बाकी दोनों की पैरिटीज में चेंज नहीं होना चाहिए, या तो दोनों, इसका मतलब ये है बोथ शुड बी, बोथ का मतलब फाइनल एंड इनिशियल, बोथ का मतलब फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट, यानी कि एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई, तो बोथ शुड बी ऑड और इवन पैरिटी, क्योंकि ऑड इंटू ऑड इवन होता है, इवन इंटू इवन इवन होता है, और एच की यहाँ पे इवन हो चुकी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक के लिए अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक की बात हो रही है यहाँ पे, इफ एल इज ऑड, अगर एल ऑड होगा तो पैरिटी ऑफ एच हो जाएगा -1 इज टू पावर एल इज इक्वल टू ऑड। तो अगर ये ऑड है तो मल्टीप्लाई होनी है वो ऑड की होनी चाहिए ताकि टोटल इवन आ जाए। इसका मतलब साई स्टार एफ और साई आई की जो पैरिटी होगी वो मल्टीप्लाई होके, यानी कि पैरिटी ऑफ साई स्टार एफ इनटू साई आई शुड बी इक्वल टू ऑड, व्हिच इंप्लाइज चेंज इन पैरिटी शुड बी इक्वल टू यस, यानी कि इवन इंटू इवन होगा एक का, दूसरे का ऑड, एक्साइटेड स्टेट में इवन तो ग्राउंड स्टेट में ऑड एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली हम बात करेंगे फॉर मैग्नेटिक के लिए, इफ एल इज इक्वल टू इवन देन पैरिटी ऑफ एच इज इक्वल टू -1 इज टू पावर एल प्लस वन, मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है -1 टू पावर एल प्लस वन, तो अगर ये इवन है तो ये जाएगा ऑड, क्योंकि एल आपका इवन, तो -1 की पावर एल प्लस वन विल बी ऑड, तो विच इंप्लाइज साई स्टार एफ साई पैरिटी ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू ऑड। तो यहाँ पे चेंज इन पैरिटी in case of magnetic, if L is even, change in parity will be yes. If L is equal to odd, then parity of H is equal to -1 is to power L is equal to L plus 1 is equal to ये हो जाएगा even। तो अगर ये even है तो यहाँ पर जाएगा parity of psi star F psi will be equal to even। इसका मतलब इस केस में change in parity will be no। तो अगर ये हो गया तो अब हम यहाँ पे अपनी टेबल बनाते हैं। कंक्लूजन ये हो चुका कि इलेक्ट्रिक के लिए एल की वैल्यू तो आप निकाल लोगे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का जो है उनका वेक्टर एडिशन करना है और उससे आपको एल मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि एल जो है, जो भी एल मिला आपको 1 2 3 एक्सेट्रा, उसके लिए वो इलेक्ट्रिक के लिए आएगा चार्जेस, आपको आपका काम ठीक है, या मैग्नेटिक के लिए, उसके लिए आपको चेंज इन पैरिटी देखनी है। तो यहाँ से इस वाले पेज से आपको दिख रहा है कि अगर एल इवन है, अगर एल इवन है तो उस केस में जो चेंज इन पैरिटी है, अगर एल इवन है और चेंज इन पैरिटी नो है तो क्या आएगा इलेक्ट्रिक, अगर एल ऑड है और चेंज इन पैरिटी यस है तो आएगा इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक के लिए अगर एल इवन है और चेंज इन पैरिटी यस है तो मैग्नेटिक, एल ऑड है चेंज इन पैरिटी नो है तो मैग्नेटिक। तो अब इसको हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं नोट, एक बात यहाँ पे ये लिखनी है कि L is equal to 0 is completely forbidden, यानी कि इससे गामा डी के ऑब्जर्व नहीं होगा। और यहाँ पे हम ये लिख लें ऑल्सो JI इक्वल टू 0 टू JF इक्वल टू 0, जिसके लिए भी L की वैल्यू 0 मिलेगी, गिव्स इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन के लिए गामा डी के में गामा तो निकलेगा लेकिन उससे इंटरनल कन्वर्ट जाएगा, आपको बाहर ऑब्जर्व नहीं होगा, तो वो केस है जब 0 to 0 हो रहा है इंटरनल कन्वर्जन। तो L 0 के लिए यानी कि मोनोपोल के लिए कोई गामा डी के आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे है सिंबल EL ML, उसके बाद L की वैल्यू यहाँ लिखेंगे कि JI माइनस JF टू JI प्लस JF।
उसके बाद चेंज इन पेरिटी, डेल पाई या डेल पी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके लिए सिंबल हम लिखेंगे E1, क्योंकि उसके लिए L की वैल्यू 1 होती है। अगर L की वैल्यू 1 है तो उसको हम कहेंगे डाइपोल। मोनोपोल यहाँ पे होता नहीं है, हमने ऊपर लिख दिया कंप्लीटली फॉरबिडन। इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंबल ये हो गया। तो अब यहाँ पे बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक की बात करें और उसमें L ऑड है, यहाँ पे L हमारा यहाँ पे ऑड तो 1 है, तो चेंज इन पेरिटी क्या होगी, यस या नो? क्योंकि यहाँ पे 1 है तो -1 की पावर L होती है इलेक्ट्रिक में पेरिटी, तो -1 की पावर 1 हो जाएगा ऑड। अगर वो ऑड हो गया तो इसका मतलब साई एफ स्टार और साई आई का जो मल्टी जो प्रोडक्ट है उसकी पेरिटी क्या होगी, वो चाहिए ताकि ऑड इंटू ऑड इवन हो जाए। और वो ऑड कब होगी, जब आपकी पेरिटी चेंज हो, एक इवन हो एक दूसरा ऑड हो, तभी तो वो ऑड आएगा दोनों प्रोडक्ट। तो चेंज इन पेरिटी को यहाँ से बताए कितना हो गया, यस या नो? ठीक है, यस हो गया। कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा देखो, यहाँ पे हमारे पास है साई एफ स्टार एच साई आई, जहाँ पे एच की जो पैरिटी होती है -1 की पावर एल फॉर इलेक्ट्रिक। अगर यहाँ पे एल की वैल्यू आपने वन लिख दी, अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये -1 की पावर 1 आ गया -1, जिसे हम कहेंगे ऑड पैरिटी। अगर ये -1 आ गया और तीनों का प्रोडक्ट मिलकर +1 होना चाहिए, या एक तरह से इवन पैरिटी होनी चाहिए, तो वो +1 कब आएगा, जब इस -1 में यहाँ पे -1 हो तो यहाँ +1 हो, जब इस -1 के साथ यहाँ +1 हो तो यहाँ -1 हो। अल्टीमेटली तीनों का प्रोडक्ट आपका +1 आ जाएगा। ये +1 कब आ रहा है, तो ये तब आ रहा है कि जब एक तरफ -1 हो दूसरी तरफ +1 हो, जब एक तरफ +1 हो दूसरी तरफ -1 हो, यानी कि पैरिटी में चेंज होना चाहिए, तब ये तीनों का प्रोडक्ट मिलकर +1 आ रहा है, इवन पैरिटी आ रही है। क्योंकि बीच वाला जो H है वो डिपेंड कर रहा है L पे, और L यहाँ पे ऑड है, जिसके लिए -1 की पावर L ऑड हो गई। इसका मतलब इस केस में पैरिटी शुड चेंज। तो यहाँ पे हमने राइट साइड में लिख दिया यस, पैरिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट या एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट शुड चेंज इन दिस केस। अगला हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी हमारा L की वैल्यू तो 1 है, लेकिन अब की बार सिंबल हो गया M1, सिंबल हो गया अब की बार M1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया M1। तो यहाँ पे हो जाएगी चेंज इन पैरिटी इज नो। तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए -1 की पावर 1 विल बी ऑड, बल्कि इस केस में होगा -1 की पावर L+1 विल बी इवन। तो ये ऑलरेडी इवन है, और आपको अगर टोटल इवन चाहिए तो या तो दोनों -1 दोनों ही ऑड हो या दोनों इवन हो, तब जाके यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट इवन आएगा। इसका मतलब पैरिटी शुड नॉट चेंज, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन। अब इस टेबल को हम पूरा कर लेते हैं। तो अब ये बात हमने अभी डाइपोल के लिए की है, उसके अलावा बाकी जो पॉसिबिलिटीज है उन्हें लिख लेते हैं। तो अगला है आप इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, E2, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा नो। उसके बाद मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल 2 2, यहाँ हो जाएगा यस। उसके बाद है इलेक्ट्रिक ऑक्टोपोल, इलेक्ट्रिक ऑक्टोपोल, फिर है मैग्नेटिक ऑक्टोपोल। E3 M3 3 3, यहाँ हो जाएगा आपकी बात। आप केवल इलेक्ट्रिक पर फोकस करो। इलेक्ट्रिक पे अगर हम फोकस करें तो क्या हो रहा है, जब L आपका ऑड है, जब L आपका ऑड है तो हम यस कह रहे हैं, चेंज इन पैरिटी शुड यस, और जब आपका L इवन है चेंज इन पैरिटी शुड बी नो। तो यहाँ हो जाएगा यस। और मैग्नेटिक के लिए जब आपका L ऑड है तो नो है, जब आपका L इवन है तो यस, यहाँ हो जाएगा नो। अल्टीमेटली ये हो रहा है यस नो नो यस। इस तरह से जैसे भी आपको इसे याद करना है, समझना है, ये कर सकते हैं। अब आगे हमने किया, तो अब हम जनरल बात लिख लें, इलेक्ट्रिक L पोल, और यहाँ पे मैग्नेटिक करस्पॉन्डिंग टू L। तो किसी भी L के लिए यहाँ लिख सकते हैं आप EL ML, यहाँ वैल्यूज L हो गई। अब जनरल हमने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक के लिए नो फॉर L इवन, यस फॉर L ऑड। मैग्नेटिक के लिए
yes for L even, no for L odd. अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड चल रहे हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है, हम यहाँ लिख रहे हैं JI to JF। यहाँ पे हो गया पॉसिबल L वैल्यूज, यहाँ पे हमने लिखा चेंज इन पैरिटी, और यहाँ पे पॉसिबल रेडिएशन। तो सबसे पहली एग्जांपल है 0 to 0। इस केस में L की वैल्यू 0 to -0 to 0 + 0। ठीक है, तो यहाँ पैरिटी चाहे यस हो चाहे पैरिटी नो हो, हमने क्या कहा था कि मोनोपोल के लिए कोई रेडिएशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ लिख रहे हैं हम नो रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट्स से 1 - 2 0 प्लस। तो यहाँ पे L की वैल्यू आ गई 1 - 0 to 1 + 0 यानी कि 1। पैरिटी चेंज यहाँ पे है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस से प्लस हो गई यानी कि यस। तो कौन सा रेडिएशन मिलेगा, एक तो L = 1 है तो डाइपोल वाला मिलेगा, और उसका सिंबल क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक वाला मैग्नेटिक वाला, बताओ आंसर। क्योंकि L = 1 है और चेंज इन पैरिटी यस, तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे आंसर आएगा E1। ये हो जाएगा E1, या इसे कह सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 2 + 2 0 प्लस। तो यहाँ पे L की वैल्यू आ गई 2। पैरिटी चेंज यहाँ पे हो गया नो, क्योंकि प्लस से प्लस है। इसका आंसर क्या हुआ, तो इसका भी इलेक्ट्रिक हो गया, तो ये हो गया E2। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी 1 - 2। 1 - 2 प्लस के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 to 2 + 1, यानी कि हम कह सकते हैं 1 2 और 3। पैरिटी चेंज यहाँ पे हो गया यस। तो इसके आंसर्स क्या क्या आ गए, तो अब यहाँ पे 3 पॉसिबल आंसर है 1 to 3 के लिए। अगर L = 1 है यानी कि अगर L ऑड है और पैरिटी चेंज यस है, तो उसके लिए हो गया E1। अगर L = 2 है, पैरिटी चेंज यस है, तो उसके लिए हो गया M2। अगर 3 आ जाए तो 3 में L = 3 ऑड है, तो आंसर जाएगा E3। ये हो गया। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि अगर आप, क्योंकि एल भी आपका लगातार होंगे, एल भी आपके कंटिन्यूस होंगे 1 to 3 2 3 4, और उनके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आएंगे वो अल्टरनेट आएंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। लगातार 2 इलेक्ट्रिक या लगातार 2 मैग्नेटिक नहीं मिलेंगे फॉर कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ एल। उसके बाद आगे है 2 + to 3 प्लस। यहाँ पे एल की वैल्यू आ गई 3 - 2 to 3 + 2, यानी कि हो जाएगा 1 2 3 4 5। पैरिटी चेंजेस नो। अब यहाँ पे एल की वैल्यू 1 है तो उसके लिए, और पैरिटी चेंज नो है, ठीक है। तो नो के लिए क्या होगा, L = 1 में नो के लिए क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका M1। उसके बाद 2 के लिए E2 M3 E4 M5, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट लिखना है, या हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। एक तो ये लिख लो कि E and M will be alternate। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, कुछ ऐसा पॉइंट लिखते हैं, वो ये है if GI = JF except
0 to 0 for which L is equal to 0 always। तो 0 to 0 के लिए तो आपको इंटरनल कन्वर्जन मिलता है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं मिलता। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लो Ji और Jf बराबर है, उनकी बात हो रही है। then we get pure electric dipole E1 for change in parity equal to yes, and we get pure magnetic dipole M1 for which for change in parity equal to नो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो 2 से 2 है, ठीक है, तो इसके लिए जो L की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 1 2 3 4। तो भले ही L की यहाँ पे 5 पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हो, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा प्योर इलेक्ट्रिक आएगा, केवल 1 की वजह से आएगा प्योर इलेक्ट्रिक। और वो डिपेंड कर प्योर इलेक्ट्रिक या प्योर मैग्नेटिक, ठीक है, प्योर इलेक्ट्रिक वो भी डाइपोल वाला, मतलब डाइपोल वाला आएगा, प्योर इलेक्ट्रिक या प्योर मैग्नेटिक डाइपोल, डिपेंडिंग ऑन चेंज इन पैरिटी। इफ चेंज इन पैरिटी is yes and if change in parity is no, बाकी सब नहीं आएंगे या उनकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। तो अगर सेम जे है उनकी बात, अगर 0 to 0 है तो उसके लिए कोई ट्रांजिशन नहीं मिलता क्यों मोनोपोल के लिए। यहाँ भी 0, यहाँ पे तो 0 2 3 4 उनके सब। अब हमें एक नोट और लिखना, वो ये है probability of multipole emissions decrease rapidly with increasing L। तो जितना बड़ा आपका L होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी उसकी कम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स से हमें दोनों ट्रांजिशन मिल रहे हैं, मान लो E1 भी और E3 भी, E5 भी, तो उसमें हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑल्सो फॉर सेम L emission of electric radiation is more probable than that of मैग्नेटिक रेडिएशन। तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रिक वाले की ज्यादा होगी, मैग्नेटिक वाले की कम होगी, फॉर सेम L की बात होगी। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं 10 मोस्ट अलाउड या प्रोबेबल इज E1। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबल E1 है, उसका L भी कम है और वो इलेक्ट्रिक वाला है, मैग्नेटिक के मुकाबले इलेक्ट्रिक की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट अलाउड इज E1। द नेक्स्ट प्रोबेबल विल बी E2 एंड M1 ट्रांजिशंस। तो जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो E2 और M1 की होगी, यानी कि E2 और M1 की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर मानो, क्योंकि E2 इलेक्ट्रिक वाला है तो भले उसका L बड़ा हो पर इलेक्ट्रिक की वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी मैग्नेटिक वाले के M1 के बराबर है, ऑलमोस्ट कह रहे हैं हम, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसी बात को हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे लिखना चाह रहे हैं, जो हमने अब यहाँ पे सेकंड नोट लिखा है उसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो अब नेक्स्ट है ये कि इसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ L+1 होल ट्रांजिशन ओवर लास्ट स्लाइड ये है, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो जो सेकंड नोट है उसमें ये लिखा गया है कि L के बढ़ने से प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए भी मैग्नेटिक के लिए भी। लेकिन अगर हम सेम L की बात करें तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रिक वाले की ज्यादा है, मैग्नेटिक वाले की कम। यानी कि अगर हम E1 और M1 की बात करें तो E1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला है, एज कम्पेयर टू M1। तो इसका मतलब M1 की प्रोबेबिलिटी E1 से तो कम है, तो M1 की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट E2 के बराबर है, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रिक की ज्यादा होगी और सेकेंडली प्रोबेबिलिटी जितना L कम होगा उसकी ज्यादा होगी, इसलिए E2 और M1 की ऑलमोस्ट बराबर है। तो अब हम इसी बात को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमें ये लिखी कि L के बढ़ने से प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ L+1 पोल ट्रांजिशन, अब प्रोबेबिलिटी
of L pole transition is almost equal to 10 to power minus 5 for E और M। केवल इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे या केवल मैग्नेटिक की? एक इलेक्ट्रिक को दूसरे मैग्नेटिक से कंपेयर नहीं कर रहे। अगर इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं या मैग्नेटिक की बात करें तो L+1/L का जो रेशो होगा वो 10 की पावर -5 होगा, यानी कि L के बढ़ने से कम हो रहा है। इसी बात को अगर हम लिखते हैं L/L+1 तो वो 10 की पावर +5 रहता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक अपॉन मैग्नेटिक, इनकी बात करें तो हमने कहा इलेक्ट्रिक वाले की ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट 10 to power 2 के ऑर्डर से ज्यादा होगा फॉर सेम L। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें और यहाँ से आपसे पूछें the gamma radiations are shown in figure, find most probable radiations। फाइंड कह लो या आप, तो अल्टीमेटली पहला है आपका 2+, ये आपके एनर्जी लेवल से किसी न्यूक्लियाई आएगी, 1 - 0+, और मान लो यहाँ पे रेडिएशन ये दिखा रखी है, तो आपको बताना है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो ये तीनों के लिए मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन बताने हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड मान लो ये है, यहाँ पे हाफ माइनस, ये है 3/2+ और ये है हाफ प्लस। यहाँ भी ये बताना है कि ABC में सबसे ज्यादा प्रोबेबल कौन सा है। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर की बात करें। फर्स्ट फिगर में A के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल 2, और पैरिटी चेंज आपका है नो। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर तो हो गया E2, क्योंकि पैरिटी चेंज आपकी नो है। उसके बाद B के लिए बात करें तो B के लिए L की वैल्यू आपकी हो गई 1, 2 and 3 एंड पैरिटी चेंजेस ईयर, लेकिन हमें बतानी है मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन। तो क्या आंसर आ गया, इन तीन, यहाँ पे 3 3 के लिए 3 पॉसिबल ट्रांजिशन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक वाले। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबल कौन सा होगा, बताओ, आपने सबको आंसर बताया, मोस्ट प्रोबेबल बताना है। पैरिटी चेंज यहाँ पे यस है, तो आंसर जाएगा E1। ठीक है, E1 करेक्ट है, E1, तो यहाँ से हो गया E1। नंबर C पार्ट है। C पार्ट में जो है L की वैल्यू हो जाएगी केवल 1, चेंज इन पैरिटी इज इक्वल टू यस, तो यहाँ से आंसर हो गया फिर से केवल 1 ही है, तो यहाँ पे जाएगा E1। अब यहाँ पे बात करें ABC की, तो A के लिए L की वैल्यू है 0 और 1। बीटा डी के में केवल डिफरेंस करते हैं, सिंपल डिफरेंस, जबकि यहाँ पे हम वेक्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों, क्योंकि वहां पे जो हमने टेबल याद करी है वो सिंपल स्केलर डिफरेंस के हिसाब से याद करी है, जो हमारा डेरिवेशन है वो इस तरह का था। यहाँ पे हमें वेक्टर एडिशन करना है, तो यहाँ पे हाफ माइनस हाफ से लेके हाफ प्लस हाफ, यानी कि 0 1। अब यहाँ पे 0 के करस्पॉन्डिंग का मिलता नहीं है, मोनोपोल है, तो यहाँ पे आंसर 1 के लिए आएगा, और चेंज इन पैरिटी यहाँ पे हो गई यस, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 के लिए, तो 1 है और यस है, यानी कि वो हो गया E1, तो ये हो जाएगा E1। बी के लिए आपका 3/2 माइनस हाफ यानी कि 1, और 3/2 प्लस हाफ यानी कि 2, एंड चेंज इन पैरिटी इज यस। तो इसमें भी मोस्ट प्रोबेबल कौन सा हो गया, यहाँ भी 1 के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा E1। अब C के लिए बात करें तो ये हो जाएगा एक तरह से L की वैल्यू 1 and 2 एंड चेंज इन पैरिटी इज नो। अब की बार मोस्ट प्रोबेबल कौन सा होगा, हाँ, तो ये हमने कहा था कि M1 और E2 की दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये 4 ऑप्शन में देख लेना आप, अगर ऑप्शन इस तरह का हो कि दोनों लिखे तो दोनों, नहीं तो जो भी बेटर ऑप्शन है उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएगा आपका M1 प्रोबेबिलिटी बराबर है M1 एंड E, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे नो है ना, हाँ M1 एंड E2 सही है, M1 एंड E2। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी बुकलेट में है। तो सबसे पहले
हमें करना है पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 1 नेट जून 2012। इसका आंसर क्या होगा? लास्ट स्लाइड ये है। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राउंड स्टेट ऑफ Pb207 न्यूक्लियस हैज स्पिन पैरिटी हाफ माइनस। फर्स्ट एक्साइड स्टेट की है 5/2 माइनस, तो 5/2 माइनस और यहाँ पे है हाफ माइनस ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट हो रहा है व्हेन एमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, कौन कौन से हो गए? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आप लिखोगे एल की वैल्यू हो गई आपकी 2 and 3, चेंज इन पैरिटी विल बी नो, तो इसका आंसर हो गया सी यानी कि E2 3। कैसे करते हैं हम? यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे E1 M1 E2 M2 और फिर यहाँ लिख लेंगे यस नो नो यस, या जो मैंने इंटीग्रल लिखा था उससे भी आप कर सकते हो अगर इसे भूल गए हो। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज 30 क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेट दिसंबर 2018। तो ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं क्योंकि नेट में न्यूक्लियर जो है 5 मार्क्स की आती है। सेकंड सी ए न्यूक्लियस डिकेज बाय द एमिशन ऑफ गामा रे फ्रॉम एन एक्साइटेड स्पिन पैरिटी 2+ टू द ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी 0+, व्हिच इज द टाइप ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेडिएशन। तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू होगी 2, अगर 2 है तो ये क्वाड्रुपोल के लिए आएगा और चेंज इन पैरिटी आपकी हो गई नो, तो इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, तो बी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये है ना, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ना। आपने एल की वैल्यू निकाली 2 and 3, चेंज इन पैरिटी यहाँ पे नो है क्योंकि माइनस माइनस दोनों में, तो नो के लिए नो जो है 2 के लिए तो आएगा E2 और नो 3 के लिए आएगा M3, मतलब 2 के लिए इलेक्ट्रिक एंड 3 के लिए मैग्नेटिक इफ योर चेंज इन पैरिटी इज नो। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। अब नेक्स्ट हमें करना है पेज 31 क्वेश्चन नंबर 3 टिफर 2011। यहाँ पे है एन एक्साइटेड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ए स्पिन के 3d3/2 to 2p हाफ। तो यहाँ पे भले ही आपको एटॉमिक वर्ड यूज किया है पर जो नोटेशन है यहाँ पे नोटेशन है वो न्यूक्लियर के सेल मॉडल वाली है। तो यहाँ से अगर आप पैरिटी निकालो तो पैरिटी आएगी -1⁻L जो कि डी के लिए होता है 2, यानी कि इसकी पैरिटी है +1 और जे की वैल्यू कितनी है 3/2। इसके लिए अगर बात करें तो पैरिटी की वैल्यू है -1 यानी कि -1 यानी कि ऑड और जे की वैल्यू है हाफ। तो अल्टीमेटली ये ट्रांजिशन हुआ है 3/2 से हाफ पे। इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजिशन मस्ट बी ऑफ द टाइप। तो यहाँ पे आप एल की वैल्यू निकालोगे तो एल की वैल्यू आएगी 3/2 माइनस हाफ यानी 1 एंड 3/2 प्लस हाफ यानी कि 2 एंड चेंज इन पैरिटी इज यस। तो आंसर क्या हो गया E1 एंड M2, तो ये हो जाएगा E1 एंड M यानी कि A। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन आपका गेट 21 में भी आया था, यानी कि 2021 जो गेट है उसमें बीटा डीके और गामा डीके दोनों से ही क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज सीन दैट द इलेक्ट्रिक डाइपोल E1 ट्रांजिशन कैन कनेक्ट एन इनिशियल न्यूक्लियर स्टेट ऑफ स्पिन पैरिटी 2+। तो हमारे पास यहाँ पे है 2+, तो यहाँ से जो JF की वैल्यू है JF5 की वैल्यू जो भी पॉसिबल है ऐसी होनी चाहिए कि सबसे जो पैरिटी मिले, जो सबसे जो ट्रांजिशन मिले वो E1 का मिलता है। तो आप बताओ क्या आंसर होगा। लास्ट स्लाइड ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपकी एल की वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए। एल की वैल्यू 1 लाने के लिए व्हाट कैन बी द पॉसिबल JF वैल्यूज। तो अगर यहाँ पे JF की वैल्यू निकाल लो, JF की वैल्यू अब हम इफ कह लेते हैं इफ, ठीक है। तो इफ
JF is equal to 1, then the value of L will be 2 minus 1 to 2 plus 1. तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3, तो 1 आ गया, हमें 1 चाहिए था. अगर JF की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू हो जाएगी 2 minus 2 to 2 plus 2, जिसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4. तो 1 फिर से आ गया, क्योंकि हमें 1 चाहिए. E1 लिखा हुआ है. अगर JF की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू जाएगी 3 minus 2 to 3 plus 2. तो यहाँ से फिर से वैल्यू आएगी आपकी 1 2 3 4 5. तो 1 फिर से आ गई. तो आपके जो भी पॉसिबल यहाँ पर जे की वैल्यू 1 2 3 तीनों पॉसिबल है. अब हमें चेंज इन पैरिटी और देखनी है. चेंज इन पैरिटी इलेक्ट्रिक के लिए क्या होनी चाहिए कि आपका L 1 आ जाए. तो अगर L 1 है तो L 1 के लिए हमें L 1 से मतलब है, बाकी L से मतलब नहीं है. E बनाना चाहिए. तो इलेक्ट्रिक में अगर L 1 है तो चेंज इन पैरिटी शुड बी यस. तो यहाँ पे होने चाहिए चेंज इन पैरिटी शुड बी यस. और यस के लिए जे जो, या हम कह लें यस के लिए जो पाई है, पैरिटी करस्पॉन्डिंग टू फाइनल स्टेट, पैरिटी करस्पॉन्डिंग टू फाइनल स्टेट, दैट शुड बी ऑड, क्योंकि इनिशियल वाली इवन है. तो इसीलिए यहाँ पे JF की वैल्यू 1 2 3 तीनों पॉसिबल है और फाइनल पैरिटी होगी दैट शुड बी ऑड. तो आंसर आपका डी आ गया. अब हम आगे चलते हैं गामा डीके में. तो ये तो हो गया सिलेक्शन रूल्स. अब इसमें और क्या बचा? देखो यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, यहाँ पे दे रखा है E1 ट्रांजिशन होना चाहिए और 2 प्लस से JF की वैल्यू निकालनी है. अगर E1 करना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि L की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी तो 1 आएगा. और इलेक्ट्रिक अगर करना है तो इलेक्ट्रिक के लिए फॉर L ऑड क्या होना चाहिए? चेंज इन पैरिटी शुड बी यस. अगर चेंज इन पैरिटी यस है तो इसकी पैरिटी ऑलरेडी E1 है, इसका मतलब इसकी पैरिटी क्या होनी चाहिए? ऑड. तो ये तो आंसर ऑड वाला होगा, क्लियर हो गया. ऑड वाले आंसर्स या तो सी में है या डी में है, तो ए और बी तो आंसर हो नहीं सकते. ठीक है, क्योंकि आपको पैरिटी चेंज चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक जिसमें L की वैल्यू 1 है. तो सी और डी में से आंसर. अब यहाँ पे बारी बारी से आप जो सी और डी में जो जे की वैल्यूज है, JF की वैल्यूज 1 2 3 वो रख के देखो, और उसका और JI का वेक्टर एडिशन देखो क्या उनसे 1 आता है. तो इन तीनों से ही जे जो L की वैल्यू है, इन तीनों से JF की वैल्यू 1 2 3 से 1 आती है. इसके लिए आंसर 1 2 3 वाला होगा. अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट हेडिंग डालना गामा डीके में, और वो है रिकॉयल ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इन गामा डीके. तो यहाँ पे क्या है, तो फोकस करो. मान लो इनिशियली पास एक न्यूक्लियाई है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है. तो न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट इनिशियली, तभी तो गामा डीके होगा जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा. अब यहाँ पे जो डिफरेंस है एनर्जी का, उसको हम E0 लिख रहे हैं. दिस इज योर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स. तो ये हो गया इनिशियली. उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर गामा डीके आपको न्यूक्लियाई लो एनर्जी पे मिल गया. ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियाई बना ग्राउंड स्टेट में वो रेस्ट पे बनना चाहिए. इन जनरल रेस्ट पे बनता नहीं है. क्यों? क्योंकि जो डीकेइंग न्यूक्लियाई है एक्स स्टार, वो रेस्ट पे डीके हो रहा है, डीके एट रेस्ट. और अगर डीके एट रेस्ट हो रहा है तो फॉर टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम, अगर डीके एट रेस्ट हो रहा है टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम, बोथ एक्स एंड फोटोन शुड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. तो जो आपका ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियाई बना है एक्स, वो रेस्ट पे नहीं बनेगा. उसमें उसका जो मोमेंटम होगा वो फोटोन से अपोजिट होगा, और उसको ही हम कह रहे हैं रिकॉयल ऑफ डॉटर न्यूक्लियस. तो अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो जो आपको न्यूक्लियाई मिला ग्राउंड स्टेट में, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोटोन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. तो इसे हम कहेंगे रिकॉयल न्यूक्लियस.
और ये हमारा फोटोन है विच इज मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें एनर्जी ई गामा है। इसकी लीनियर इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि हम कह चुके हैं कि रेस्ट मास इसका 0 होता है, हमें पता है। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अल्टीमेटली अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एनर्जी है फोटोन की वो कितनी होगी। तो अब तक तो हमने कह दिया कि ऑलमोस्ट फोटोन की एनर्जी होगी वो दोनों इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगी, जो कि ई नॉट होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो ई नॉट नहीं आती है, ई नॉट से थोड़ी कम आएगी एनर्जी। तो उसकी मैं कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम टोटल एनर्जी में कंजर्वेशन किया तो हमारे पास आया टोटल एनर्जी हमारे पास ई नॉट अवेलेबल है। उसमें से कुछ एनर्जी हो गई फोटोन को मिल गई और कुछ एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल न्यूक्लियस होगी। तो इनिशियली टोटल एनर्जी आपकी ई नॉट थी, वो एक्साइटेड स्टेट में था, तो उसकी एनर्जी कितनी थी, भले वो रेस्ट पे हो तो रेस्ट मास एनर्जी मान लो उसको ई नॉट। उसके बाद जो दोनों रिकॉइल न्यूक्लियाई और फोटोन जो चल रहे हैं मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जीज लिख ली राइट साइड में। फोटोन की केवल काइनेटिक एनर्जी लिखी क्योंकि उसकी रेस्ट मास एनर्जी, बल्कि उसकी टोटल एनर्जी लिखी क्योंकि उसमें रेस्ट मास एनर्जी 0 थी, और न्यूक्लियाई की आपने काइनेटिक एनर्जी लिख ली है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इनिशियली जो आपका मोमेंटम था वो 0 था, क्योंकि रेस्ट में लिखा हुआ। तो 0 विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल न्यूक्लियाई प्लस मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो अल्टीमेटली यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि मोमेंटम ऑफ रिकॉइल न्यूक्लियाई विल बी इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिकॉइल न्यूक्लियाई का जो मोमेंटम आया वो हो जाएगा ई गामा बाई सी, क्योंकि फॉर फोटोन ई इक्वल टू पी सी। तो उससे हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल न्यूक्लियाई विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि जो रिकॉइल न्यूक्लियस होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि हम रिलेटिविस्टिक यूज करें। तो क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम होगी तो हम कह सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m या हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल न्यूक्लियाई विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पे पी की वैल्यू अगर रखोगे तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ई गामा अपॉन सी, पी रिकॉइल इक्वल टू पी गामा इक्वल टू ई गामा बाई सी। तो आप लिख सकते हो ई गामा स्क्वायर अपॉन 2m सी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3। अब इस 3 वाले इक्वेशन से यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख लो कि m इज मास ऑफ रिकॉइल न्यूक्लियस। अब यहाँ पे लिख लो पुटिंग वैल्यू ऑफ k रिकॉइल फ्रॉम 3 in 1, तो आपके पास आ जाएगा ई गामा इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई गामा स्क्वायर अपॉन 2m सी स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि जो एनर्जी फोटोन की होगी वो सिंपल जो एनर्जी डिफरेंस है वो नहीं, केवल उतना ही नहीं आएगा, उससे कम एनर्जी निकलेगी। वो अलग बात है कि जो आपकी सेकंड टर्म है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू 1। तो सबसे पहले तो ये लिख लिया। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर आपको ये रिकॉइल न्यूक्लियाई का कोई क्वेश्चन मिलता है गामा डीके में तो उसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंस E gamma square upon 2mc square is very less than 1, which implies energy of photon is almost equal to E naught। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो k रिकॉइल है उसको हम लिख सकते हैं E gamma square upon 2mc square is equal to E naught square upon 2mc square। तो अगर बाई चांस फोटोन की एनर्जी नहीं दे रखी है लेकिन एनर्जी डिफरेंस की दे रखी है तो आप उसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर बाई चांस
एनर्जी ऑफ द फोटोन हमने निकाला, लेकिन आपको ई गामा नहीं दे रखा, ई नॉट दे रखा है, और हम यहाँ पे कह चुके हैं कि ई नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ई गामा। तो अप्रोक्सीमेटली तो यहाँ पे आप जो है ई गामा की वैल्यू ई नॉट की टर्म्स में भी निकाल, यानी कि आप कह सकते हो कि माइनस ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2m सी स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट तो ई गामा ही है, एग्जैक्ट तो हमारा ये है जो हमने बॉक्स में लिखा है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये हो गया, सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज slightly less than the energy difference, less than the energy difference of two energy levels। तो दो एनर्जी जो दो लेवल है एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट, उनके बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी ऑफ द फोटोन उससे थोड़ी कम होती है, उसके एग्जैक्टली बराबर नहीं होती है इन केस ऑफ एमिशन। इन केस ऑफ एमिशन सिमिलरली इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? सिमिलरली इन एब्जॉर्प्शन में आपका जो न्यूक्लियाई है इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट, और आप उसको एक्साइट करने के लिए इंसिडेंट कराती हो ऑफ सम एनर्जी। तो हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो क्या कहता है? तो पी फोटोन प्लस 0 इज इक्वल टू पी रिकॉइल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियाई था इनिशियल ग्राउंड स्टेट, ये रेस्ट पे है, न्यूक्लियाई रेस्ट पे है, उस पे आपने फोटोन इंसिडेंट किया किसी डायरेक्शन में। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन हमारा न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में आ गया, जिसको हम कह रहे हैं पी रिकॉइल। तो जो पी रिकॉइल की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ द फोटोन होगी। तो शुरू में आपके पास फोटोन है किसी डायरेक्शन में जिसका मोमेंटम पी गामा है, और रेस्ट पे न्यूक्लियाई है, लेकिन बाद में केवल आपको क्या मिला? तो एब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है? एब्जॉर्प्शन में जो आपकी रिएक्शन है एक्चुअली वो ये है कि फोटोन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार। तो ये तो रेस्ट पे एक्स, लेकिन एक्स स्टार की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ द फोटोन होगी। तो इसीलिए हमने लिख लिया कि पी रिकॉइल इज इक्वल टू पी गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका एनर्जी ऑफ द फोटोन शुड बी इक्वल टू ई नॉट प्लस के रिकॉइल, यानी कुछ एनर्जी तो उसको एक्साइट करने में चली गई जो कि ई नॉट है एनर्जी डिफरेंस, और कुछ इसमें से के रिकॉइल में कंज्यूम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो फोटोन की एनर्जी होगी वो एक्जैक्टली एनर्जी डिफरेंस के बराबर नहीं होगी, बल्कि उससे ज्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन में ज्यादा होगी, एमिशन में उससे थोड़ी कम होगी। अल्टीमेटली यहाँ भी जो आंसर आएगा वो वही आएगा जो ऊपर हमने लिखा था, बट विद पॉजिटिव साइन। तो ये हो जाएगा ई गामा स्क्वायर अपॉन 2m सी स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द न्यूक्लियस इज slightly more than the energy difference। एनर्जी डिफरेंस ई नॉट, तो एक्जैक्टली ई नॉट ना होना होके उससे थोड़ा सा ये होगी बात आपके रिकॉइल की। तो इसमें जो है आपके असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, इस पे बेस्ड उसे आप कर लेना अपने आप। उसमें आंसर दे रखा है, तो इसमें आपको करना है असाइनमेंट 3 में अल्फा बीटा गामा टी के में क्वेश्चन नंबर 13, इस पे बेस्ड। अब यहाँ पे हम लास्ट कर रहे हैं और वो है इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलना है। मान लो आपके एनर्जी लेवल्स ये हैं और यहाँ पे
2+ है, 0+ है और 0+ है। तो ये किसी यानी कि जी का किसी न्यूक्लियाई का, जिसको यहाँ पे हम जी लिख रहे हैं, तो जी का एनर्जी लेवल है। तो इवन इवन न्यूक्लियाई है, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है वो 0+ है और बाकी एक्साइटेड स्टेट ही हो गई। तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन दिखा रखे हैं। एक ट्रांजिशन 2+ से 0+ है, जो कि आपको गामा डी के दे रहा है ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी एनर्जी 884 केईवी है, इसकी एनर्जी 691 केईवी है और 3.1 पिको सेकेंड इसका लाइफ टाइम, यानी इतने टाइम के बाद ये ट्रांजिशन हुआ। और यहाँ पे 0.42 माइक्रो सेकेंड इतने टाइम के बाद 0+ से 0+। तो हमने क्या कहा था कि 0+ से 0+ में आपको गामा डी के नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या मिलता है, इंटरनल कन्वर्जन। अब इंटरनल कन्वर्जन होता क्या है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फॉर 0+ to 0+, द वैल्यू ऑफ एल विल बी 0 करस्पॉन्डिंग टू मोनोपोल। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि नो रेडिएशन एमिटेड, नो रेडिएशन एमिटेड, but transition takes place with half life of 0.42 माइक्रोसेकेंड। तो यहाँ पे अगर ट्रांजिशन होगा तो रेडिएशन एमिट होना चाहिए, पर वो आपको बाहर नहीं मिल रहा है। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पे जो 0+ से 0+ रेडिएशन हुआ, वो रेडिएशन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया। वो रेडिएशन 3.1 पिको सेकेंड, ये है PS, पिको सेकेंड। तो ये है आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो जो रेडिएशन एमिट हुआ वो बाहर आपको नजर नहीं आ रहा है, बाहर कोई रेडिएशन नहीं है, वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से गया, कोलाइड कर गया, तो उसने अपना एनर्जी लूज कर दी। तो हम कहेंगे कि दिस रेडिएशन loses its energy by acting with orbital electron and thus radiation is not observed। तो इस लूज कर दी, अल्टीमेटली रेडिएशन आपको बाहर नजर नहीं आई। तो अब हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि इफ एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। ये जो है के सेल वाला ऑर्बिट हो सकता है, के सेल वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है, KLMN जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, तो अल्टीमेटली उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो अगर आपके एनर्जी ऑफ द फोटोन की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, देन इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, इलेक्ट्रॉन नॉक हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अब अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन नॉक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आपको बाहर नजर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं काइनेटिक ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज के इक्वल टू ई गामा माइनस बाइंडिंग एनर्जी। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको बाहर मिलेगी। अल्टीमेटली बाहर आपका जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की जो पीक है ऑफ एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी वो नजर आएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ के सेल इलेक्ट्रॉन इज मोर देन LM एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो के वाला की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एमिट होने की और बाकियों की उसके मुकाबले कम है। तो अब आप इसे लिख लो और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पॉइंट और लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो अब इसके साथ आपका इंटरनल कन्वर्जन है, इसके साथ साथ आपको एक रेडिएशन भी मिल रही है E2 तो दोनों आपस में कंपीट करेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑल्सो
2 plus to 0 plus gives E2 radiation. So internal conversion competes with gamma decay. तो कन्वर्जन कोफिशिएंट हो गया, कन्वर्जन कोफिशिएंट को अगर हम डिफाइन करें तो हो गया कन्वर्जन कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरनल कन्वर्जन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा डीके। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखना है, इंटरनल कन्वर्जन एंड बीटा डीके। जीरो टू जीरो इंटरनल कन्वर्जन है, लेकिन 2 to 0 इंटरनल कन्वर्जन नहीं है, वो आपको गामा रेडिएशन मिलेगी उससे। लेकिन दोनों ही एक साथ हो रहे हैं, मतलब एक ही न्यूक्लियर के एनर्जी लेवल हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो कुछ एनर्जी लूज करके 2 प्लस से 0 प्लस पे आ जाए, उसके बाद इंटरनल कन्वर्जन होता है, तो उसके बाद वो फिर इंटरनल, तो अल्टीमेटली E2 डायरेक्ट ना होके वो पहले 2 प्लस से 0 प्लस पे आए, उसके बाद इंटरनल कन्वर्जन हो। तो अल्टीमेटली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, और डायरेक्ट अगर E2 मिल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग है। और ये जो हमें एक्साइटेड स्टेट में मिल रहा है, ये आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके मिलता है। तो हमें जो एक्साइटेड स्टेट में मिल रहा है वो 2 प्लस में और 1 और 0 प्लस में बराबर न्यूक्लियर नहीं मिलेंगे, उन दोनों में जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसीलिए वो जितने भी नंबर आपको मिल रहा है 0 प्लस में 2 प्लस में, उसी हिसाब से उनकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 0 प्लस में अगर वो मिल रहा है तो फिर केवल इंटरनल कन्वर्जन रह जाएगा, उसमें जो है E2 तो मिलेगा नहीं। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपका जो एक्साइटेड स्टेट में मिला है न्यूक्लियाई, उसमें कितने न्यूक्लियाई आपको 0 प्लस में मिले, कितने 2 प्लस में मिले। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इंटरनल कन्वर्जन एंड बीटा डीके, और यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास बीटा डीके हुआ तो वो लेट से Hg203 ये एनर्जी लेवल है, यहाँ से आपको मिला TL का स्टार 203, तो ये हो गया आपको बीटा माइनस। तो बीटा माइनस का स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन इसके साथ साथ TL03 to 203 ये जो ट्रांजिशन है, इसमें आपको इंटरनल कन्वर्जन मिल रहा है, जहां पे एक जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, उसको नॉक आउट किया। तो कहने का मतलब यह है कि जो बीटा स्पेक्ट्रम है उसमें जो बीटा पार्टिकल्स है वो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको बाहर मिलेगा वो भी इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की करस्पॉन्डिंग, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों में क्या फर्क आएगा स्पेक्ट्रम में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली एक पीक मिलेगी। और वो पीक कौन सी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, लेट से K सेल वाला इलेक्ट्रॉन है तो वो मिल जाएगा E गामा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ K सेल इलेक्ट्रॉन, या अगर मान लो L वाला इलेक्ट्रॉन है तो वो मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द L इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E गामा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द L सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपको ये पता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ K इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ L, क्योंकि K वाला न्यूक्लियाई के ज्यादा पास है तो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द K सेल इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे एमिट हो रहा है इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द L इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कंटिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं और यहाँ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो जो बीटा माइनस का जो स्पेक्ट्रा होगा वो कुछ इस तरह से आता है, लेकिन साथ में इसमें आपको डिस्क्रीट पीक्स भी मिलेंगी। ठीक है, और ये हमारी होगी एंड पॉइंट एनर्जी। ये स्पेक्ट्रम का जो शेप है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए, तो इसे अगर मैं थोड़ा सा फिर से बनाऊं तो ये कुछ लेट से इस तरह से कुछ आएगी। तो यहाँ पे हो गया आपकी एंड पॉइंट एनर्जी। तो जो इंटेंसिटी है वो K वाले इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, ये वाला K इलेक्ट्रॉन है, पर उसकी एनर्जी कम है।
क्योंकि हम यहाँ पे बता चुके हैं नीचे कि बाइंडिंग एनर्जी के वाले की ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी कम है। और ये एल वाले की है, एल वाले की इंटेंसिटी के वाले से कम है, बट एम वाले से ज्यादा है, पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा एम वाले की होगी, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। जो डिफरेंस आएगा ई गामा माइनस बाइंडिंग एनर्जी, वो कम आएगी। अल्टीमेटली आपको कंटिन्यूअस के साथ साथ ये डिस्क्रीट पीक्स भी मिलती हैं, जो कि करस्पॉन्डिंग टू इंटरनल कन्वर्जन होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया गामा डी के। तो इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है वैसे इंटरनल कन्वर्जन, पर अगर इसमें कुछ आए कुछ तो हो सकता है कभी भी फ्यूचर में आए तो आप इसे कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी को हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स कवर कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की सेपरेट बुक्स आपको अवेलेबल है, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, उसकी सेपरेट बुक्स आपको मिल सकती है। तो उसमें जो बेटर बुक है, नहीं अभी तो टॉपिक्स बहुत रह रहे हैं, मैं मेन टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अभी तो हमें न्यूक्लियर फ्यूजन में भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज करनी है, और मतलब मिसलिनियस एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बाद मतलब जो टॉपिक है वो जो कुछ ही बचेंगे, मतलब फिर ये समझ लो कि बहुत कम टाइम हो जाएगा कुछ। तो मैं ये कह रहा था कि आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कोई बुक देखनी है, तो वैसे तो जो हमारी डीसी तायल और जो पांडे यादव जो मैंने बताई थी आपको इंडियन राइटर्स की, आप उससे ही देख सकते हो। लेकिन अगर सेपरेट बुक पढ़नी है तो फिर उसके लिए ग्रिफिथ की बुक है, जैसे आपकी ईएमटी ग्रिफिथ की बुक है, जैसे आपकी क्वांटम की ग्रिफिथ की बुक है, इसी तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल्स की ग्रिफिथ की बुक है, और उसको मैं समझता हूँ कि आप जो है गूगल पे डाल के उसे डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि टाइम यहाँ पे कम है, तो केवल आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ा दूँ, ताकि आप उसको रिवाइज करके आओ और अगली बार थोड़ा आपको पार्टिकल्स याद हो जाए। अब हमें पार्टिकल्स बहुत सारे याद करने हैं, ऐसे मान, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि टाइम कम है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना बताते हुए उसको क्लासिफाई कर दूं, ताकि आप उसका रिवाइज करके आओ। तो अब हम नेक्स्ट उसमें हेडिंग डाल रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो भी पार्टिकल्स जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, जो किसी और से मिलकर नहीं बने हैं, उनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। तो शुरू में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह रहे थे। उसके बाद लेटर ऑन यूकाओ मैसॉन थ्योरी के बाद पाई मैसॉन्स डिस्कवर हुए, फिर अदर मैसॉन्स डिस्कवर हुए, तो उनको भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह दिया। उसके बाद हमने कहा था कि न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, यानी कि न्यूट्रिनोज भी डिस्कवर हुए, उनको भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह दिया। वो अलग बात है कि सबका जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। फोटोन को भी एलिमेंट्री पार्टिकल कह रहे हैं। उसके बाद कुछ पार्टिकल्स आपकी कॉस्मिक रेस से आ रहे थे, तो वहां से जो अपर एटमॉस्फेयर में रिएक्शन हुआ, तो पाई मैसॉन्स भी वहीं से बन रहे हैं, और साथ में कुछ हाइपरॉन्स जो कि हैवियर देन न्यूक्लियॉन्स हैं, वो भी डिस्कवर हुए। तो उसके बाद तो खैर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो हम मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि फ्यू हंड्रेड पार्टिकल्स हैं। हम सबको नहीं पढ़ेंगे, हम केवल जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या जो हमारे एमएससी में की बुक्स में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं हम उन्हें करेंगे। तो हम सभी को एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह रहे हैं। वो अलग बात है कि जो हमारे हेड्रॉन्स हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी उसमें हेड्रॉन्स में इन्वॉल्व है, तो जो हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है या जो हमारे हेड्रॉन्स है, जो अभी आपने पढ़े लिए, वो क्वार्क से मिलकर बने हैं। इसका मतलब उनमें इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये किसी और से मिलकर बने हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह रहे हैं, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स सारे नहीं है, केवल वो होंगे जो क्वार्क से मिलकर नहीं बनेंगे। तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि हमने जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया। तो हम क्लासिफिकेशन जब कर रहे हैं तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अभी मैं जानबूझ के नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो मैं केवल क्लासिफाई करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा लिखने पे। तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मासेस, कौन से पार्टिकल लाइट है, कौन से पार्टिकल हैवियर है। हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन, कौन से पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फॉलो करते हैं, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करते हैं, कौन से वीक करते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ टाइम, कौन से पार्टिकल्स ज्यादा स्टेबल हैं, जिनकी लाइफ टाइम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, कौन से पार्टिकल्स मैटर स्टेबल है, जिनकी लाइफ टाइम जो है स्टेबल वालों से कम है, कौन से पार्टिकल रेजोनेंस पार्टिकल्स है, जिनकी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा कम है, यानी कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। उसके बाद हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिन। स्पिन का मतलब जो पार्टिकल बोसोन्स हैं जिनकी स्पिन इंटीजर है, और जो पार्टिकल फर्मियोन्स है जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर है। तो अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि जो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है वो इन टर्म्स ऑफ स्पिन ही है, जिसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बोसोन्स एंड फर्मियोन्स। तो फिलहाल आज के लिए हम इस क्लासिफिकेशन को करना चाहेंगे, जिसको आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले यानी कल से पहले एक बार रिवाइज करके जरूर आना, क्योंकि उसमें उसके बाद अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि
आपको जो और प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी उनको याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। बाकी जो कुछ जो मैंने बताया वो मैं यानी कि मास में, लाइफ टाइम में, इंटरेक्शन में, उसका क्लासिफिकेशन मैं कल करा दूंगा। फिलहाल मैं करा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। तो हमने क्लासिफाई किया पार्टिकल्स को इन टर्म्स ऑफ बोसॉन्स, इन टर्म्स ऑफ बोसॉन्स, इन टर्म, एक मिनट आवाज तो शायद आ रही है ना, तो यहाँ पे हमने किया इन टर्म्स ऑफ बोसॉन्स एंड फर्मियंस। जो हम इस पेज में क्लासिफाई करने वाले हैं, अगर आपको ये पेज याद हो गया तो ये समझ लो कि काफी हद तक आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो बोसॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इंटीजर स्पिन होती है। फर्मियंस वो पार्टिकल होते हैं जिनमें हाफ ऑड इंटीजर स्पिन होती है। ऑड का मतलब, ऑड हमने इसलिए किया कि न्यूमरेटर शुड बी ऑड, 1/2, 3/2, 5/2 एटसेट्रा। आप में से कोई और बताए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। तो जिनको नहीं आ रही है, देखो उसमें हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो अब फिलहाल के लिए टाइम ओवर होने वाला है, तो आप इसमें जो है इसमें फोकस करो, ठीक है। अब जो भी इसमें प्रॉब्लम है, अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, बाकियों का आ रही है। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम बोसॉन्स में क्लासिफाई कर रहे हैं फोटोन। फोटोन का सिंबल हमने ये यूज किया। उसके बाद ग्रेविटोन, ग्रेविटोन का सिंबल जी से यूज किया। उसके बाद है मेसॉन्स। मेसॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू पाई मेसॉन्स, पायोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट। उसके बाद के मेसॉन्स, के मेसॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू के प्लस, के माइनस, के नॉट बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम ना केवल बोसॉन्स और फर्मियंस में क्लासिफाई कर रहे हैं, बल्कि हम साथ साथ इनके जो चार्ज है +1 -1 0, हम वो भी लिख रहे हैं साथ साथ। उसके बाद ईटा मेसॉन, तो ईटा नॉट, बल्कि यहाँ पे पहले लिख लो ईटा मेसॉन, और ईटा मेसॉन को हम लिख लेंगे ईटा नॉट। लेटर ऑन, एक्चुअली लेटर ऑन ईटा प्राइम भी डिस्कवर हुआ, डिस्कवर्ड लेटर, तो उसको भी चाहो तो यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो ईटा प्राइम। तो ईटा प्राइम जो है वो भी न्यूट्रल पार्टिकल, है, ईटा नॉट भी न्यूट्रल पार्टिकल। उसके बाद फर्मियंस, फर्मियंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू लेप्टॉन्स एंड baryons. Leptons can be classified into first generation, second generation and third generation of lepton according to their discovery. तो जो पहले डिस्कवर हुए वो फर्स्ट जनरेशन है, उसमें आ गया इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूट्रिनो, म्यू और उसका न्यूट्रिनो, टॉ और उसका न्यूट्रिनो। उसके बाद इनके एंटी पार्टिकल्स लिख रहे हैं। एंटी पार्टिकल्स को हम साथ साथ लिख रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज बिटवीन पार्टिकल एंटी पार्टिकल को हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, तो अभी टाइम कम था इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं था, वैसे पहले लिखना था। यहाँ पे पॉजिट्रॉन और उसका एंटी न्यूट्रिनो, म्यू प्लस और उसका एंटी न्यूट्रिनो, टॉ प्लस और उसका एंटी न्यूट्रिनो। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे नोट लिख लो कि यहाँ पे देखो पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस है, पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस है, के प्लस का एंटी पार्टिकल के माइनस है, के नॉट का एंटी पार्टिकल के नॉट बार है। तो जो बाकी बचे बोसॉन्स में उनके एंटी पार्टिकल्स क्या है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नोट, फोटोन, ग्रेविटोन, पाई नॉट एंड ईटा नॉट आर, ईटा प्राइम भी कह सकते हो, आर देयर एंटी पार्टिकल्स देमसेल्व्स। पार्टिकल एंटी पार्टिकल का जो रेस्ट मास है वो बराबर होता है, और जो चार्ज है वो अपोजिट होता है विद सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिख लेंगे। अब हम बात करें बैरियंस की। बैरियंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब जो न्यूक्लियाई के इनसाइड रिसाइड करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को आप सिंपल पी से डिनोट कर सकते हो या पी प्लस से डिनोट कर सकते हो। न्यूट्रॉन को आप एन से या एन नॉट से डिनोट कर सकते हो। अगर कहीं पे पी लिखा हो उसका मतलब ये नहीं है कि पी न्यूट्रल है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है, तो पी भी लिखा है तो उसको पी प्लस ही मानो, ठीक है। तो वो नोटेशन है, हम इन जनरल पी और एन को विद चार्ज साइन नहीं लिखते हैं। अब इनके एंटी पार्टिकल्स अगर लिखें तो इनके एंटी पार्टिकल्स को हम कैसे लिखेंगे, वो लिख लेंगे विद बार, यानी कि पी बार और एन बार, ये उनके एंटी पार्टिकल्स। उसके बाद हाइपरॉन्स, हाइपरॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैम्डा। लैम्डा वाले हाइपरॉन केवल लैम्डा नॉट है, इसके एंटी पार्टिकल लैम्डा नॉट बार। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा वाले पार्टिकल्स हो गए सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट, और इनके एंटी पार्टिकल्स हो गए, इन पे बार लगा दो आप। बार का मतलब ये नहीं है कि उनका चार्ज सेम है,
उसके चार्ज के ऊपर बार लगाया, यानी कि चार्ज अपोजिट हो जाएगा। सिग्मा प्लस का बार का मतलब उसका चार्ज हो गया माइनस, सिग्मा माइनस बार का मतलब उसका चार्ज हो गया प्लस, और जो न्यूट्रल है उसके एंटी पार्टिकल का चार्ज भी जीरो होगा, न्यूट्रल ही होगा वो भी। उसके बाद साई या काई, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करो, के यहाँ पे साइलेंट है तो साई हो गया। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका सिंबल, तो ये है, एक हो जाएगा ये नेगेटिव वाला और एक हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल। इनके एंटी पार्टिकल्स ये है, इनके बार, और लास्ट में है ओमेगा, जो कि है ओमेगा माइनस और उसका एंटी पार्टिकल ओमेगा माइनस का बार। तो इन सबके एंटी पार्टिकल्स को हमने विद बार डिनोट किया। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस किया, उस तरह से सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस क्यों नहीं किया? सिग्मा माइनस इसका एंटी पार्टिकल नहीं है, जबकि सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल सिग्मा प्लस बार है, सिग्मा माइनस का सिग्मा माइनस बार है। उसका आंसर ये है कि जब हम कल पार्टिकल एंटी पार्टिकल की टेबल लिख लेंगे तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल्स में एक रिलेशन ये भी है कि बैरियन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल हैव अपोजिट साइन विद सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जितने भी बैरियंस हमने फर्स्ट रो में लिखे हैं, मतलब कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और यहाँ पे सभी लैम्डा सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस, ये सभी बैरियंस हैं, इनका बैरियन नंबर +1 है। तो इनके जो एंटी बैरियन है उसका बैरियन नंबर, एंटी पार्टिकल्स उनका बैरियन नंबर -1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखा, तो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो सिग्मा प्लस है उसका जो मास है, रेस्ट मास सिग्मा माइनस के बराबर नहीं है। पाई प्लस और पाई माइनस का जो मास है वो एक्जेक्टली बराबर है, तभी वो पार्टिकल एंटी पार्टिकल। के प्लस का मास के माइनस के एक्जेक्टली बराबर है, के नॉट का मास के नॉट के बार के बराबर है, बट सिग्मा माइनस का मास सिग्मा प्लस के बराबर नहीं है, उससे स्लाइटली डिफरेंट है। इसलिए सिग्मा माइनस इज नॉट एंटी पार्टिकल ऑफ सिग्मा प्लस, एंड बोथ आर बैरियन, सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस बोथ आर बैरियन, सो देयर बैरियन नंबर इज +1 बिकॉज बोथ आर बैरियंस, सो देयर एंटी पार्टिकल शुड हैव बैरियन नंबर इक्वल टू -1। तो इसीलिए उन्होंने बार लगा दिया। अल्टीमेटली इसको आपको एक बार रिवाइज करना है, और फिर यहाँ से प्रॉपर्टीज कैसे याद करेंगे। कम से कम आपको ये पता चल गया कि जो बोसॉन्स हैं उनकी जो स्पिन होगी वो हाफ इंटीजर नहीं होगी। तो यहाँ से पता चला कि बोसॉन्स ये वाले हैं जो आपने लेफ्ट साइड में लिखे हैं, उनकी स्पिन इंटीजर है, हाफ इंटीजर नहीं होगी। और जो राइट साइड में आपने फर्मियोन्स लिखे हैं उन सबकी स्पिन हाफ और इंटीजर है, जो कि यहाँ पे सबकी हाफ होगी एक्सेप्ट ओमेगा माइनस जिसकी 3/2 होगी। तो इनकी स्पिन्स तो मैं या कुछ और प्रॉपर्टीज तो मैं नेक्स्ट क्लास में याद कराऊंगा। फिलहाल फर्मियोन और बोसॉन का जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। उसके बाद जो लेप्टॉन्स हैं उनका लेप्टॉन नंबर +1, एंटी लेप्टॉन्स का -1। तो लेप्टॉन नंबर भी याद हो गए, बैरियंस जो है उनका बैरियन नंबर +1, एंटी बैरियंस का बैरियन नंबर -1, ये भी याद हो गए। हम इन प्रॉपर्टीज को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये कंजर्वेशन लॉज में फॉलो होती है, कंजर्वेशन लॉज में गवर्न होती है। आपका क्वेश्चन ये हेड्रॉन क्या है, तो हेड्रॉन यहाँ पे मेसॉन और बैरियन दोनों को मिला के हेड्रॉन कहते हैं। मेसॉन्स एंड बैरियंस आर टुगेदर कॉल्ड एज हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स आर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, दे आर फॉर्म्ड बाय क्वार्क्स। तो उनका जो क्वार्क कंटेंट है वो हम क्वार्क को पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ स्पिन किया, जब हम क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन करेंगे तो उसमें हम हेड्रॉन को लिख लेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आप इसका रिवीजन करके आना। डेल्टा पार्टिकल्स भी बैरियंस हैं, उनको हमने यहाँ पे ना लिख के उनको हम रेजोनेंस पार्टिकल में अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा पार्टिकल को अलग से लिखेंगे जो हम SU3 में डेल्टा प्लेट में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए आप इन वाले पार्टिकल्स को याद करके आओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर गामा में कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी वो इक्वेशन कैसे आ रहे थे एमिशन और एब्जॉर्प्शन में, वो थोड़ा और एक बार बता दीजिए। टोटल एनर्जी देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में जो आपके पास एनर्जी अवेलेबल है वो E0 है, यानी कि एनर्जी डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन बताओ आपको कहाँ पे हो रहा होगा कि जब टोटल एनर्जी है तो हम काइनेटिक एनर्जी क्यों लिया, रेस्ट मास क्यों नहीं लिया, कंफ्यूजन ये हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा है कि यहाँ पे क्या करो कि दोनों तरफ देखो, यहाँ पे जो इसका जो मास है, जो एक्स का मास है वो क्या है, एक तरह से लेट से mx जो कि रेस्ट मास है, mx² + E0 हम ये कह सकते हैं कि इसका टोटल मास ये है, और इसका मास है mx²। ठीक है, और इसका एनर्जी है E गामा। ठीक, यानी कि जो एक्स स्टार है उसका टोटल मास हो गया रेस्ट मास जो ग्राउंड स्टेट में है, प्लस जो एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी जो कि डिफरेंस है। तो अगर आपको यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करनी हो तो हमको ये लिखना चाहिए था, और यहाँ लिखना चाहिए था ये, इसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो दोनों तरफ mx² रेस्ट मास कैंसिल हो गए, अब केवल ये एनर्जी बची, एक तो E0 लेफ्ट में, राइट में E गामा और k रिक्वायल। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द एक्स जो है वो कैंसिल हो गई। अच्छा, k रिक्वायल मतलब E गामा का रिक्वायल है, k रिक्वायल का मतलब है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्स। और सर ये एब्जॉर्प्शन में कैसे हम लोग इसको ले रहे हैं? एब्जॉर्प्शन में क्या है कि एब्जॉर्प्शन में ऐसा है कि जो आपकी एनर्जी है लेफ्ट साइड में वो तो एक तो होगी E गामा जो आपने प्रोवाइड करी, प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द एक्स, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एक्स। देखो एक मिनट,
इसे मैं फिर से कर लेता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास m स्टार है, उससे मतलब x है, सॉरी इसे यहाँ पे कर दो x स्टार है, ये x है प्लस फोटोन, ये एमिशन है। तो इसमें अगर एनर्जी करेंगे तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ x स्टार should be equal to energy of x plus energy of gamma. Now what is the energy of x star? It is equal to rest mass energy plus x naught, और यहाँ हो गई इसकी रेस्ट मास एनर्जी और प्लस ई गामा, ठीक है, और प्लस रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी एक्स की है वो केवल रेस्ट मास एनर्जी नहीं है, वो रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पे तो रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है नहीं, केवल टोटल एनर्जी हो गई। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगा ई नॉट इक्वल टू ई गामा प्लस के रिकॉइल। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन आएगा गामा प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार, तो यहाँ पे हो जाएगी ई गामा प्लस ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्टार। यहाँ हो जाएगा ई गामा प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एक्स, क्योंकि रेस्ट पे ये, यहाँ पे हो जाएगा रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एक्स प्लस जितने से एक्साइट हुआ ई नॉट प्लस इसमें के रिकॉइल भी है, कुछ एनर्जी के रिकॉइल में चली गई। अगर ये रेस्ट पे बनता तो के रिकॉइल का कंसेप्ट होता ही नहीं, पर ये रेस्ट पे नहीं बना, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, तो रेस्ट एनर्जी कैंसिल हो गई, अल्टीमेटली ये बची। तो ई गामा विल बी इक्वल टू ई नॉट प्लस सम एक्स्ट्रा टर्म ई रिकॉइल, ये हो जाएगा। सर वो स्लाइड दिखा देना जिसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हेलो सर। हाँ क्या बोल, तो इंटरनल कन्वर्जन में आप जो ग्राफ ड्रॉ किए थे ना, हाँ उस ग्राफ में पीक क्यों है? वैसे तो पीक इज ग्रेटर देन बी एंड ये सही है, तो ये समझ में आ गया क्या है। द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे एंड एनर्जी पे पीक क्यों दिखा रही है? स्लाइड सेकंड शो करना। मैं सर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्लाइड 2 ये है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि ये बोले सर टेबल ये है नंबर 5। मैं भी उस पे आ रहा हूँ, उसके आंसर पे आ रहा हूँ, इंटरनल कन्वर्जन पे। फिर स्लाइड 12 शो करना। 6 ये है और 12 ये है। सर 13 स्लाइड हो दिखा। 13 ये है, उसके बाद इंटरनल कन्वर्जन। हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि बी के इज ग्रेटर देन बी एल, ये तो ठीक है। ये तो पीक क्यों है? के एल और इन को हेलो, हाँ क्या 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 पीक क्यों दिखा रहे हो? ये जो पीक है ना, हाँ स्पाइक क्यों है? अच्छा, ये पीक क्यों आ रही है? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो बीटा डिके है उसमें बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, यस वो भी इलेक्ट्रॉन है, यस, बट वो इनसाइड द न्यूक्लियर निकल रहा है। उसके बाद साथ में इंटरनल कन्वर्जन हो गया, इंटरनल कन्वर्जन में भी इलेक्ट्रॉन है, पर वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है जो नॉकड आउट हो गए हैं। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है उनमें पीक आएगी, क्योंकि उनमें एक एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है के या के एल, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट है। तो उसमें उसे करस्पॉन्डिंग पीक आएगी, ना कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा आएगा, जबकि बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कंटीन्यूअस है। ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो नॉकड आउट हो रहा है उसके लिए पीक आ रही है। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी बाहर निकल रहा है आपको, तो ये जो पीक इसके लिए आ रहा है, ये लाइन स्पेक्ट्रा है। सर एक हाँ सर एक और क्वेश्चन की, जहाँ पर आपने सॉल्यूशन के ऊपर बोल रहे थे ना जी आई इक्वल टू जब जे होता है तब प्योर इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर डेल्टा पाई इक्वल टू और वी गेट प्योर मैग्नेटिक डाइपोल M1 व्हेन डेल्टा पाई इक्वल टू नो। हाँ, यहाँ पर क्या कौन सा ट्रांजिशन मोस्ट प्रोबेबल है ये देखेंगे या फिर मतलब नहीं हम ये कह रहे हैं यहाँ पे और मिलेंगे ही नहीं। तो हायर ऑर्डर वाला मिलेंगे नहीं तो? हाँ, हाई ऑर्डर वाला नहीं मिल रहा, केवल प्योर इलेक्ट्रिक या प्योर मैग्नेटिक मिल रहा है। उसके लिए क्या मतलब जो लोएस्ट ऑर्डर है, मतलब जीरो के बाद ही जो आ रहा है वही चेक करना होगा? हाँ, केवल 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, बाकियों के में नहीं मिलता, मतलब प्रोबेबिलिटी उनकी जीरो ही मान लो, बाकी डिफरेंस है बाकी से। हाँ बाकी नहीं मिलेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी है नहीं, लेकिन औरों में हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी है, और यानी और केस में वो मिलेंगे, इसमें नहीं मिल रहा। थैंक यू। अब स्लाइड नंबर 1 ये है। 4 नंबर ये है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? सर जब ये केशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो क्या एटम अनस्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो एक शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, या फिर उसको स्टेबल कोई और इलेक्ट्रॉन आकर करता है? नहीं तो फिर अगर वो निकलेगा तो फिर ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करेगा, उससे एक्स रे निकल जाएंगे। वो अगर जो नहीं एक्चुअली अगर अलग है, अगर केस अलग है, अगर तो ये है कि
अगर में तो ये है कि जो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, एक तो आपने यहाँ पे तो यहाँ पे आपने फोटोन इंसिडेंट किया, तो यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन ये वैकेंसी होगी। तो वैकेंसी होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक। यस सर। तो इसको फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, वहां से गामा रे निकली, पर गामा रे अपर वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा गई। यस सर। अब ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसको अगर कहते हैं, यानी कि एक्स रे बाहर नहीं मिली, वो जो एक्स रे थी, ये जो एक्स रे थी वो इससे टकरा गई, तो उसको अगर कहते हैं। तो इंटरनल कन्वर्जन इसका एनालॉगस कह सकते हो कि तो वो ऊपर वाला जो एल शेल का है वो इलेक्ट्रॉन नीचे आया, तो मतलब सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सही समझ नहीं है। जब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यस सर। तो वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे हो रही है यहाँ पे, ना कि गामा, क्योंकि ये है एटॉमिक मतलब प्रॉपर्टी। तो एक्सरे, तो यहाँ पे एक्सरे बाहर नहीं मिला, एक्सरे इससे टकरा गया एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तो अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अच्छा, वो ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन तरह जो वो इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकल गया। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले आपने वैकेंट कर दिया था, एक और यहाँ से निकल गया, तो ये अगर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनल कन्वर्जन में यह है कि जब आपका ये न्यूक्लियाई की बात है, तो जब न्यूक्लियाई में जो एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियाई है वो ग्राउंड स्टेट में आया, उससे जो फोटोन मिला वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। यस सर। दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रॉन है ये भी आपके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, और ये भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो ये इससे टकरा गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे टकरा गया, तो ये यहाँ से बाहर नॉक आउट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मिला, जिसके लिए आपको एक पीक मिलेगी। लेकिन इससे पहले ये न्यूक्लियर जो एक्साइटेड बनना, उससे पहले लेट से बीटा माइनस डिके हो गया, तो बीटा माइनस की वजह से आपको मिला कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसे। यस सर। तो ये मिला कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में ही एक पीक मिल गई इंटर कन्वर्जन की वजह से। सर इसके अंदर ही एक बार शायद ब्रांचिंग रेशो से कुछ क्वेश्चन आया था, वो क्या होता है सर? इससे सर ब्रांच रेशो से रिलेटेड था क्वेश्चन शायद डेटे पे, अब वो क्या होता है सर? देखिए मुझे आपकी आवाज कट रही है, आपने कौन सा वर्ड यूज किया? ब्रांचिंग रेशो। अच्छा, ब्रांचिंग रेशो। यस सर। ब्रांचिंग रेशो, एक्चुअली ब्रांचिंग रेशो रेडियोएक्टिविटी में भी होता है। तो ब्रांचिंग रेशो तो ये होता है कि मान लो कोई एक्स है, इससे वाई मिला, अल्फा मिल गया, उसी एक्स से लेट से जेड मिला और बीटा मिल गया, तो एक्स जो है दोनों तरह से कर सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है। तो उसमें फिर ब्रांचिंग रेशो हो जाता है कि एक्स से वाई में होने की, यानी अल्फा डी में होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बीटा डी में होने की ये है, गामा डी में होने की ये है, तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है, उसे ब्रांचिंग रेशो कहते हैं। तीनों की प्रोबेबिलिटी मिलकर बनाती है, तो वो रेडियोएक्टिविटी में पढ़ेंगे। ओके सर। यानी कि कोई रेडियोएक्टिव है, उसका डी के कांस्टेंट गामा है, डी कांस्टेंट समझ में आ रहा है? n equal to n naught e raised to power minus lambda t, where lambda is, बल्कि गामा नहीं लैम्डा कहेंगे, where lambda is डी कांस्टेंट, ठीक है। तो लैम्डा टोटल है, ये टोटल डी कांस्टेंट है। अब इसमें भी मान लो अल्फा में डिके होने के लिए लैम्डा अल्फा है, बीटा में डिके होने के लिए लैम्डा बीटा है, गामा डी में डिके होने के लिए लैम्डा गामा है। यस सर। ठीक है, तो ब्रांचिंग रेशो होगा ऑफ फॉर अल्फा इज लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा। ब्रांचिंग रेशो होगा बीटा के लिए, प्लस कर दो लैम्डा बीटा अपॉन लैम्डा, गामा के लिए होगा लैम्डा गामा अपॉन लैम्डा, तो तीनों के मिलकर प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये ब्रांचिंग रेशो होता है। ओके सर। ओके सर। यानी कह सकते हैं लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा प्लस लैम्डा गामा इज इक्वल टू लैम्डा। ओके। ठीक है, फिर इस क्लास को यहीं पेंड करें। और ब्रांचिंग रेशो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स की रिएक्शंस में भी होता है। कोई मान लो पार्टिकल ए है, वो मान लो बी प्लस सी बना, कोई पार्टिकल ए ही है, उसका दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बी प्लस, या मान लो सी प्लस डी प्लस ई। तो एक ही पार्टिकल जब दो तरह से कर रहे तो ये भी ब्रांचिंग रेशो। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं इस क्लास को एंड करते हैं।